are starting with admission of a partner. ठीक है. Now we have already entered into partnership accounts. हमने पहला चैप्टर किया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. So now we are aware that in an entity, when one person is running the business, he is called as sole proprietor. When more than one person are there in the business and being the owners, we call it as partnership form. अब समझ लो, ऐसा फर्ज करो कि there were two partners, A and B. अच्छा बिजनेस चल रहा था, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा था, टर्नओवर भी बढ़ रहा था. अब उनको लगा कि हमें और थोड़ा एक्सपांड करना चाहिए. लेकिन जब हम एक्सपांड करेंगे तो थोड़ा कैपिटल भी लगेगा और हमें हेल्पिंग हैंड भी लगेगा. जैसे बिजनेस एक्सपांड होगा, न्यू ब्रांचेस विल गेट क्रिएटेड. वी नीड सम आवर ओन पीपल. We can appoint employees, right? But they will not work as our own people, as not like an owner. At the same time, we want more capital also. So they thought, why not to invite one more person who is having expertise, knowledge, as well as he can bring capital and he can look after the business. So they may invite Mr. C as a partner. आगे मेरे डिस्कशन में आएगा. A and B were partner and C was invited as a new partner. ये जब नया पार्टनर इनवाइट होता है और फॉर्म में एडमिट होता है, ज्वाइन होता है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होता है और ऐसा क्यों होता है, वो ये चैप्टर में हम देखेंगे. व्हाई वर्ड इज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस हैपेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेनली इसमें ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आपने भी ऑलरेडी लिख लिया है. सबसे पहले व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आई जस्ट एक्सप्लेन यू. व्हाई? बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ फंड फॉर एक्सपांशन. वी नीड अ पर्सन हु कैन लुक आफ्टर बिजनेस एज अ ओनर. सो वी डू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमारे मेनली there are three adjustments to be done. Mainly three adjustments. Adjustment number 1, revaluation of assets and liability. इसमें भी क्वेश्चन वाई आएगा कि हमें क्यों करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. सेकंड, गुडविल एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है और गुडविल हमें क्यों इवेल्युएट करना चाहिए. थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विल बी कैपिटल एडजस्टमेंट, राइट. तो हाँ, उसके बीच में एक छोटा सा कैलकुलेशन आएगा जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन. हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन, ये हम कहते हैं, राइट. तो स्लोली हम लोग आगे जाएंगे. राइट साइड पे देख लो, व्हाट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन. एडमिशन हुआ उसके पहले वाला बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा. बैलेंस शीट में क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है, वो आपको दिया होगा. एंड एडजस्टमेंट्स विल बी गिवन टू यू. एडजस्टमेंट में क्या होगा कि कौन सा एसेट बढ़ रहा है, कौन सा एसेट घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सारा एडजस्टमेंट होगा, राइट. एंड मे बी सम इंफॉर्मेशन अबाउट गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट इफ एनी. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द स्टूडेंट. स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट को एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, पर्सनल अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट बनाना है, रियल अकाउंट. बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन यू हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. ये आपका मेन टारगेट है, आपको इतना चीज बनाना है. बहुत सिंपल चैप्टर है. गिवन अ चांस ये चैप्टर आया तो ये सॉल्व करना ही चाहिए एग्जामिनेशन में, बिकॉज इसमें पूरा मार्क मिलता है बच्चों को. हाँ, तो वो हिसाब से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम पढ़ाई करेंगे. एक के बाद एक आगे जाते हैं. एडमिशन क्या होता है और क्यों होता है वो मैंने डिस्कस किया. अब इसमें रीवैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, अब मैं ये पार्ट पे जाता हूं. अब स्टोरी के हिसाब से जाते हैं. समझ लो ए और बी दो पार्टनर थे. ओके, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था पर अभी उनको एक्सपांड करना है, पैसा भी चाहिए. दे इनवाइटेड मिस्टर सी कि मिस्टर सी आप भी हमारे जैसे एक्सपर्ट हो ये लाइन में, आप अकेले अकेले बिजनेस कर रहे हो, व्हाई डोंट यू ज्वाइन आवर फर्म, राइट. आप हमारे फर्म में ज्वाइन हो जाओ.
आपको भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारा टर्नओवर वगैरह बहुत ज्यादा है, आपको भी काम करने में मजा आएगा, आपको प्रॉफिट का भी शेयर मिलेगा। तो सी सेड यस यस व्हाई नॉट, आई विल ज्वाइन, डेफिनेटली आई विल ज्वाइन। बट मिस्टर ए ने बोला सर वेट, आप ज्वाइन होंगे बरोबर है, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कैपिटल लेके आना पड़ेगा। सर क्यों कैपिटल लेके आना? कैपिटल माने पैसा लेके आना पड़ेगा। सर क्यों पैसा लेके आना है? लॉजिक समझना। ये मैं स्टोरी फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। आई कुड हैव सिंपली टोल्ड दैट सी विल ब्रिंग कैपिटल, पर क्यों लाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। Why C has to bring capital? Because A and B has done the business since so many years. जब उन्होंने भी बिजनेस चालू किया होगा तब उन्होंने भी पैसा डाला होगा, ऑफिस परचेज किया होगा, फैक्ट्री प्रेमाइसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर सी पार्टनर बन जाएगा तो वो ऐसे ही ओनर बन जाएगा, मींस ही विल हैव शेयर इन प्रॉफिट्स एज वेल एज द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो बॉस ए एंड बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है एज ऑफ नाउ, ये पैसे में भी आपका अगर फ्यूचर में शेयर आने वाला है तो नाउ यू विल हैव टू ब्रिंग कैपिटल। इसलिए सी विल हैव टू ब्रिंग कैपिटल। आपके लेवल पे आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है कि कितना कैपिटल लाना है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा दैट सी हैज टू ब्रिंग लेट अस से 1 लाख, वो आपको दिया हो। तो सी विल ब्रिंग इन कैपिटल आइदर बाय कैश और बाय एसेट्स। अगर कैश लाता है तो हम बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, दैट इज सीज कैपिटल। एसेट लाता है तो हम बोलेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। दोनों वे से ला सकता है, कैश लाओ या एसेट लाओ, क्या फर्क पड़ता है। इन शॉर्ट वो कुछ कैपिटल लेके आया। आर वी गेटिंग इट? सो नंबर 1, इनकमिंग पार्टनर हैज टू ब्रिंग अमाउंट बाय वे ऑफ कैपिटल, नंबर 1। सी ने बोला चलो नक्की, अग्री, आई डोंट माइंड। हमने कैलकुलेट किया कि हमने ए और बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, उस हिसाब से सी का शेयर के हिसाब से कितना कैपिटल होता है। सी अग्री, चलो मैं लेके आऊं। सी ने बोला ठीक है चलो मैं आ जाऊं, एडमिट एडमिट। नहीं 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 नहीं, अभी बी बोला सर वेट, आपको कैपिटल तो लाना है बरोबर है, आपको और एक अमाउंट लाना पड़ेगा। अभी सी बोला अभी क्या है भाई, अभी क्या लाना है? कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया था, मैं लेके आऊंगा। मिस्टर बी ने बोला सर हमने पिछले 15 साल से बिजनेस चालू किया है। सर इनिशियल साल में तो ऐसा होता था ना कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता था, ब्रेक इवन होता था। हमने धीरे धीरे मेहनत करते करते, खून पसीना एक करते करते, हमने धीरे धीरे ब्रेक इवन को क्रॉस किया, प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आए, और मेहनत किया और मेहनत किया और मेहनत किया, बम्पर प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके आए। आज का पोजीशन हमारा ऐसा है कि मार्केट में हमारा नाम है, हमारा रेपुटेशन है, हमारा क्रेडिटेबिलिटी है। ये क्रेडिटेबिलिटी के वजह से आज सिर्फ हमारे नाम की वजह से कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये हमने रेपुटेशन जो क्रिएट किया हुआ है ना, वो रेपुटेशन का भी शेयर आपको लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही एडमिट हो जाओगे यू विल स्टार्ट शेयरिंग द रेपुटेशन ऑल्सो, and that reputation we call it as goodwill. So once you will get admitted, you will start sharing goodwill also. You will have to bring share of that goodwill also. How we will evaluate that we'll see later on. पहला क्या बोला मैंने, क्या लेके आने का? Share in capital. दूसरा क्या लाने का? Share in goodwill. Whenever incoming partner enters into the business, he has to bring 2 things with him: share of capital, शेयर इन कैपिटल रादर, एंड शेयर इन गुडविल। उसको लेके आना पड़ेगा। आर वी क्लियर? लॉजिक पकड़ना, क्योंकि आगे जाके लॉजिक ही आपको काम में आएगा, हायर स्टडीज में लॉजिक आपको काम में आएगा। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास में एडजस्टमेंट आएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का भी लॉजिक क्या है समझ लो। ये एडजस्टमेंट तो हम देखेंगे, बहुत सिंपल है। एडजस्टमेंट करने में, एंट्री करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आएगा व्हेनेवर देयर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रादर लेट मी यूज द ग्लोबल वर्ड, व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन भी होता है, रिटायरमेंट भी होता है और डेथ भी होता है। Whenever there is reconstitution of the partnership firm, we have to do revaluation of assets and liability. रीजन क्या है ध्यान से समझो। अब एडमिशन तो आज हो रहा है, लेट अस से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2026 को हो रहा है एग्जांपल,
एडमिशन हो रहा है। जो एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में पड़ा है वो मैंने परचेज किया होगा राइट बिफोर 10-15 ईयर्स, है ना, जब पार्टनरशिप फॉर्म चालू किया था ए और बी ने, तब से खरीदा हुआ है। अभी तभी का वैल्यू तो कितना कम होगा सोचो। आज से 15 साल पहले मुंबई में अगर हम बात करें तो एस्टेट का वैल्यू कितना रीजनेबल था, कम था, और आज की तारीख में बढ़ गया है। अदर वे राउंड भी हो सकता है। 15 साल पहले मैंने जो मशीनरी खरीदा था वो मशीनरी आज की तारीख में उतना नहीं होगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा। सो इट कैन बी बोथ द वेज, एसेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लायबिलिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आज की तारीख के हिसाब से जो एसेट्स लायबिलिटी मेरे बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है उसका रीवैल्यूड फिगर मुझे कंसिडर करना होगा, और ये रीवैल्यूड फिगर कंसिडर करते हुए अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ दैट वुड बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि इतने सालों तक तो मेहनत उन्होंने किया है। लेट अस से 1 अप्रैल 26, इसके लास्ट पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में जो भी मेहनत किया वो तो ओल्ड पार्टनर ने किया है। तो एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट होगा, एसेट घटा तो लॉस होगा, लायबिलिटी बढ़ा तो लॉस होगा, लायबिलिटी घटा तो प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट लॉस जो भी मिलना चाहिए वो ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। न्यू पार्टनर शुड नॉट बी, न्यू पार्टनर का एंट्री तो आज हो रहा है। अरे आर यू गेटिंग? हाँ, आज के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सब शेयर करेंगे इन द पीएसएल। सो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। सो टोटल 3 चीज अभी तक नक्की हुआ। नंबर 1, इनकमिंग पार्टनर विल हैव टू ब्रिंग इन कैपिटल either by cash or by asset, he can bring anything. Incoming partner will have to bring share in goodwill, वो भी लॉजिक मैंने बताया क्यों। नंबर 3, इनकमिंग पार्टनर मस्ट अग्री एंड एक्सेप्ट कि आज की तारीख तक जो भी एसेट्स लायबिलिटी रीवैल्यू हो रहा है उसका प्रॉफिट लॉस है वो ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे। इनकमिंग पार्टनर विल नॉट शेयर द प्रॉफिट और लॉस। इट कैन बी बोथ द थिंग, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट जनरली प्रॉफिट होता है। क्यों? सबसे बड़ा प्रॉफिट किसमें होता है? एस्टेट वैल्यू सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। So that would be given, that credit will be given to the old partner in the old ratio. यहां तक सब क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक हमने जो भी डिस्कस किया है ना, अभी तक मैंने गुडविल एडजस्टमेंट डिस्कस नहीं किया है। गुडविल का मीनिंग मतलब क्यों शेयर इन गुडविल लाना चाहिए वो बताया है। अब तक मैंने इतने ही पॉइंट डिस्कस किए जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, एक बार रिव्यू करो। चलो अभी हम लोग थोड़े एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं। So whenever admission takes place, the incoming partner will have to bring in capital. Entry would be cash bank account debit, asset account debit to incoming partner capital account. अभी हमने डिस्कस किया, he may bring cash bank, he may bring asset, as the case may be. Debit what comes in, जो आया उसको डेबिट करूंगा, और जो लेके आया है क्रेडिट द गिवर, इनकमिंग पार्टनर इज द गिवर, उसको मैं क्रेडिट करूंगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पे अभी मैं आ रहा हूं। लेट अस अज्यूम, ये सारा चीज आपने लिखा हुआ है, हाँ। लेट अस अज्यूम दैट आपका एसेट्स लायबिलिटी, ये बुक वैल्यू दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये आपका एसेट्स लायबिलिटी आपको बुक वैल्यू दिख रहा है एवरीबडी। Revaluation of assets liability as on the date of admission, let us say date of admission is April 20, 1st April 20, revalued figure of land and building, जो आपको यहां पे दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, उसका रीवैल्यूड फिगर दिया है 5 लाख। आज की तारीख में डेट ऑफ एडमिशन पे हमने चेक किया कि ये लैंड एंड बिल्डिंग का आज का वैल्यू क्या है, पता चला 5 लाख। मार्केट से रेट पता चल सकता है, मेरे बैलेंस शीट में है वो तो हिस्टोरिकल वैल्यू है, जब परचेज किया रहेगा तभी का वैल्यू है, वो है 50,000 एज यू कैन सी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूड फिगर एंड द बुक वैल्यू 50,000? ये 50,000 कहां से आया समझा ना? ओके, तो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि सर 4.5 लाख एसेट का वैल्यू बढ़ गया है, जो बुक वैल्यू है उससे इस वक्त रीवैल्यूड फिगर हैज इंक्रीज, 4.5 लाख बढ़ गया है। एसेट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, हाँ, ये लॉजिक समझ में आता है? समझ लो, एग्जांपल, आपके पास में कोई इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड है, आपने खरीदा था 100 रुपए में, और आज की तारीख में आपने भाव चेक किया बीएसई एनएसई पे
तो आपको पता चला वो 500 रुपया हो गया, तो खुश होएगा ना तुम लोग, हैप्पी, विल फील हैप्पी, राइट? भाव बढ़ गया, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया भाई, मतलब मुझे 400 का प्रॉफिट हुआ। तो एसेट बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है। लेकिन समझ लो वही 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, भाव घट गया, 40 रुपया हो गया, मतलब 60 रुपया लॉस हो गया, तो दुख होता है कि नहीं होता है? इन शॉर्ट, एसेट घटता है तो लॉस होता है। आर वी गेटिंग इट? एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट, यहां पे नीचे टेबल में देखो दिख रहा है, एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट, एसेट घटा तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ा तो लॉस, लायबिलिटी घटा तो प्रॉफिट। लायबिलिटी मतलब आई हैड टू, सपोज आई हैड टू पे 100 रुपीज टू समबडी, उसने बोला नहीं सर आपको 100 नहीं पे करना है, आपको खाली 70 ही पे करना है। 30 रुपीज सेव हो गया ना मेरा यार, मैं तो पहले सोच रहा था 100 पे करना है, राइट? तो लायबिलिटी घटता है तो प्रॉफिट होता है। When I went to pay him 100, he said, no sir, 100 नहीं, आपको 125 पे करना है। सर वो दूसरा 25 भी बाकी है, तो आई फील पिंचिंग, नो, वो मेरे को और पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ता है तो लॉस होता है। आर वी गेटिंग इट? तो ये टेबल बहुत काम में आएगा आपको। लायबिलिटी, एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट, एसेट घटा तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ा तो लॉस, लायबिलिटी घटा तो प्रॉफिट। वैसे अगर मेरे एसेट का वैल्यू 4.5 लाख बढ़ गया है तो मुझे प्रॉफिट होगा। सिंपल फंडा याद रखना है, जब कभी भी प्रॉफिट होता है, जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट करने का, नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट जो आइटम बढ़ा उसको डेबिट कर देने का, सामने वाला आइटम जो भी है डेबिट कर देगा। एंट्री मगअप नहीं करना है, इट शुड गेट क्रिएटेड। तो ये ट्रांजैक्शन में अगर मुझे देखना है तो मेरा एंट्री विल बी प्रॉफिट क्रेडिट हुआ, मेरा नॉमिनल अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और लैंड एंड बिल्डिंग सामने है तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। ये आपका एंट्री हो गया 4.5 लाख के लिए। ईच एंड एवरी एंट्री शुड इमर्ज एंड यू नीड नॉट मार्कअप। ईच एंड एवरी एंट्री लॉजिकल, एब्सोल्युटली लॉजिकल। आप जितना लॉजिकल पढ़ाई करोगे आपके ब्रेन पे बर्डन कम आएगा। आर वी क्लियर? सो एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, सामने वाला आइटम डेबिट। अब एसेट घटने का एक एग्जांपल देख लेते हैं। डेटर्स आर रीवैल्यूड एट 15,000। ऊपर आपके डेटर कितने थे देखो, 20,000 थे, दिख रहा है ना? वो रीवैल्यू होके 15,000 हो गए हैं। अच्छा, 20 बुक वैल्यू था, अभी घट गया, 5,000 घट गया। एसेट घटा तो लॉस, लॉस तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट, सामने वाला एसेट क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। चेक करो, आपने वर्किंग के साथ लिखा हुआ है, यू ऑलरेडी रिटन। लायबिलिटी का देख लेते हैं। क्रेडिटर्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 30,000। ऊपर मैंने देखा तो क्रेडिटर 20,000 था, अब क्रेडिटर बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, मतलब आई हैव टू पे मोर, तो लॉस हो जाएगा, है ना? लॉस तो रिवैल्यूएशन डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन, सामने वाला आइटम क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट, तो माय एंट्री विल बी व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000। चेक करो। Likewise, each and every transaction entry should emerge with logic. You need not mug up the entry. Revaluation का एंट्री मग अप नहीं करने का अपने। आर बी क्लियर? एक आध दो एंट्री ट्राई करूं क्या? हाँ, आंसर दे पाओगे आप लोग? चलो ठीक है। मैं आपको बोलूंगा, एसेट का नाम बोलूंगा और इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ बोलूंगा, या लायबिलिटी का नाम बोलूंगा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ बोलूंगा, आपको मुझे एंट्री बताना है। इन जनरल सब लोग ट्राई करो। एक फंडा तो हमने क्लियर देख लिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एसेट बढ़ा प्रॉफिट, प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, हाँ, एसेट घटा तो लॉस, लॉस तो रिवैल्यूएशन डेबिट। प्रॉफिट और लॉस को पकड़ो, अप्लाई द लॉजिक कि कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन क्रेडिट, सामने वाला आइटम डेबिट। अगर लॉस है रिवैल्यूएशन डेबिट, सामने वाला आइटम क्रेडिट। ट्राई करो। मशीनरी इंक्रीज्ड, वेरी गुड। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर मेरे दिमाग में मैंने प्रोसेसिंग क्या किया, मशीनरी एसेट है, एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, मशीनरी डेबिट। ये प्रोसेस बोलने में टाइम लगता है पर तुम्हारा ब्रेन इतना फास्ट है ना, जस्ट लाइक दिस फ्लैश ऑफ अ लाइट विल कम।
क्लियर? क्रेडिटर डिक्रीज्ड, वेरी गुड। लायबिलिटी है क्रेडिटर, लायबिलिटी घटता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और सामने वाला आइटम डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके। मोटर कार डिक्रीज्ड, वेरी गुड। एसेट घटा तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट, मोटर कार क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी बढ़ा तो लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आर वी गेटिंग दिस? एंट्री बहुत सिंपल है, पूरा लॉजिकल है, कोई मगअप नहीं। क्लियर? आगे जाएं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आपने लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिख के ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। 2:1 हमने किया हुआ है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूं, लेट मी राइट एंड एक्सप्लेन। लेट अस से you just pay attention, don't write for the time being. Calculation new profit sharing ratio. A and B were sharing in the ratio 2:1. C is getting, the new partner is getting 1/3 share. मतलब सी का जब हमने एडमिशन किया तब हमने सी को बोला कि हम तेरे को 1/3 शेयर देंगे। अब मुझे तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है कि तीनों पार्टनर का एडमिशन होने के बाद पीएसआर क्या होगा, वो मुझे कैलकुलेट करना है। हाँ, तो हम कैसे करेंगे? हम इस मेथड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ वन मेथड। बैलेंस ऑफ वन मेथड, लॉजिक के साथ साथ में मेथडोलॉजी देखेंगे। 1 रुपए में से मैं सी को कितना देने वाला हूं अभी फ्यूचर में? 1/3, बरोबर है। मतलब एडमिशन के बाद में अगर 1 रुपया प्रॉफिट होगा तो 1/3 तो मैं सी को दूंगा, क्योंकि नक्की किया है हमने। तो कितना बचेगा? ओरल कैलकुलेशन आता है आपको थोड़ा बहुत मैथ्स? कैसे करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे 3 - 1/3 करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है ना? तो इट विल बी 2/3। हेलो, ध्यान से समझो। हाँ, बैलेंस ऑफ वन मेथड से सी को 1/3 दे दिया, तो बैलेंस ऑफ वन 2/3 विल बी अवेलेबल फॉर ए एंड बी, क्योंकि 1/3 तो हमने सी को दे दिया। अब ए और बी के लिए कितना बच गया है? 2/3 बचा। तो ये 2/3 जो है, दैट ए एंड बी विल शेयर दिस 2/3 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रोपोर्शन क्या था पहले? 2:1। 2:1 को हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो इट विल बी 2/3 एंड 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3। ओल्ड प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे, तो द आंसर वुड बी 4/9 एंड 2/9। तो अब जाके मुझे अगर टोटल करना है, सब साथ में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ए बी सी। ए का आ गया 4/9, बी का 2/9, सी का तो 1/3 ऑलरेडी बताया है हमने। लेकिन अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम रखना है तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 9 चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3/3। तो नाउ माय रेशियो विल बी 4/9, 2/9 and 3/9. In short, the new ratio is 4:2:3. थोड़ा डिटेल में मैंने किया हुआ है क्योंकि पहली बार हम कर रहे हैं। आप लोग बीच में कुछ स्टेप उड़ा भी सकते हो, मतलब ये जो मैंने अलग अलग लिखा है ना, ए बी सी 4/9, तो वो सब उड़ा सकते हो। सीधा 4:2:3 आप निकाल के आ सकते हो। ये समझ में आया? एक बार चेक करो बच्चों। बैलेंस ऑफ वन मेथड इसको हम बोलते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया गया था, न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर का 1/3 शेयर हमें दिया गया है, तो हमने यहाँ पे बैलेंस ऑफ वन मेथड यूज किया, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, 1/3 मैंने कम किया तो बचा 2/3, that 2/3 would be shared by A and B in their old proportion. Simple. Are we clear? आपने ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि ए और बी को पहले जितना प्रॉफिट या शेयर मिलता था अब भविष्य में थोड़ा कम मिलेगा। कॉमन सेंस है ना यार, पहले प्रॉफिट पूरा हम दोनों के बीच में शेयर होता था, अभी तीसरा भी आ गया तो नेचुरली ए और बी को तो कम ही मिलेगा ना, जितना उनको कम मिलेगा उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वॉट एवर proportion they have sacrificed, they are going to get less, we call it as sacrificing ratio. And sacrificing ratio calculate करने का फॉर्मूला होता है, मतलब लॉजिक होता है, it goes like this. Old ratio minus new ratio. Let us talk about A and B. A और B का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/3, 1/3. अब न्यू रेशियो क्या हो गया? आई थिंक 4:9 आया था ना, देखो, अच्छा मेरे पास में, आपके पास में इधर 4, 2 and 9 आया था, राइट? सो आई कैन से इट इज 4/9 and 2/9, isn't it? तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, एलसीएम लेके कैलकुलेट अगर करता हूं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड 9 लाने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। सो ऊपर 3 into 2 विल बी 6 माइनस 4 अपॉन 9 आएगा। जरा मैथमेटिक्स देख लो बच्चों, तो योर रिमाइंडर वुड बी 2/9 एंड यहाँ पे 3 माइनस 2 अपॉन 9 आएगा, तो दिस वुड बी 1/9। इन शॉर्ट इट वुड बी 2:1 proportion will come। और अगर आपको याद होगा तो ये 2:1 proportion was same as the old ratio। ओल्ड रेशियो भी तो 2:1 था, देखो दोनों साथ में रखता हूं मैं, ओल्ड रेशियो भी तो 2:1 ही था, दिख रहा है? ये ओल्ड रेशियो भी तो 2:1 ही था। सेम टू सेम, मतलब moral of the story that whenever we are calculating new ratio by balance of one method, your old ratio will be same as the sacrificing ratio. I repeat, whenever we calculate the new ratio by balance of one method, your sacrificing ratio and old ratio will be the same. So sacrificing ratio will be same as the old ratio. In short, आपके लिए बेनिफिट वाला काम, जब मैं बैलेंस ऑफ वन मेथड फॉलो करता हूं ना, तब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए वर्किंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट विल बी द सेम। ये हमने प्रूव कर लिया। आर वी गेटिंग इट? एक छोटा सा मैंने लॉजिक क्रिएट किया हुआ है अबाउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, उसके बाद में हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, रेशियो का प्रैक्टिस करेंगे। ओल्ड पार्टनर ए एंड बी 1:1 था। सी वॉज एडमिटेड विद 1/3 शेयर, 1/3 सी का एडमिशन हुआ। समझ लो कि पहले जो प्रॉफिट होता था ना, वो 300 रुपया प्रॉफिट होता था। पहले तो दो ही पार्टनर थे और ए और बी, तो उनको आधा आधा मिलता था। 300 का आधा कितना? 150। सी का तो जन्म ही नहीं हुआ था। अब सी का जन्म हो गया, एडमिट हो गया, अब तीनों को 1:1 हो गया रेशियो। तो अब 300 रुपया जब डिवाइड करना है तो तीनों में डिवाइड होगा 1/3 1/3 1/3। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 50। और जितना ये दो लोगों ने सैक्रिफाइस किया उतना ही सी ने गेन किया। चेक करो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप यहां पे देखने जाए तो 50:50, दैट इज नथिंग बट 1:1, सेम एज द ओल्ड रेशियो। Logic of sacrificing ratio. Are we getting this? Are we clear with this? I want you to write down this particular working, और उसके बाद में हम
न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला वर्किंग लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड ऑल्सो द वर्किंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये दोनों ही लिख लो, फिर हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बेटा, 4 पेज उसमें ही लिखो, उसके अंदर ही लिखो, 4 पेज जो छोड़ा है ना उसमें ही लिखो। यस, नाउ आई एम गिविंग यू 3 एग्जांपल्स टू सॉल्व। ओके, you have to calculate new ratio by balance of one method. Naturally sacrifice अलग से करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि when we are using balance of one method your sacrificing ratio will be same as the old ratio। ठीक है, तो मैं ये 3 आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है। you have to calculate new ratio, हाँ सेम मेथड जो आपने यूज किया है। you can refer the solution which we did now, वो रेफर करके कैलकुलेट करो। चलो, I'm giving 3 questions, so I'm giving you 3.5 minutes। चलो, फर्स्ट का आंसर मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं, वेरीफाई करो। 9:6:5 you should be getting। old ratio 3:2, that is nothing but 3/5 2/5। ये समझ में आता है ना? डिनोमिनेटर कैसे आया? 3 + 2 करेगा तो डिनोमिनेटर आएगा। ओ भाई मैथमेटिक्स, 3:2 is nothing but 3/5 2/5। The new partner is admitted with 1/4 share, so 1/4 1 minus 1/4 is 3/4। 3/4, this 3/4 will be shared in the old ratio। old ratio is 3/5 2/5। बता दो, तो आपका आंसर आया 9/20 6/20। अच्छा, सी का शेयर हमने नक्की किया था 1:4। मुझे डिनोमिनेटर 20 चाहिए, बिकॉज ये 20 तो कंपैरिजन के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5/5, तो आंसर आ गया 5/20। सो अब मैं ये तीनों का अगर शेयर कंपेयर करता हूं तो 9 6 5, सो दिस इज योर रेशियो। नाइन इज टू 6:5। चलो करो, सेकेंड और थर्ड करो, चलो फटाफट। यू मस्ट कंप्लीट इट नाउ, sufficient time given। I'm displaying for second and third, I'm displaying। Okay, for second and third your answer should have been 532 for second and 257 for the third one। बैलेंस ऑफ वन मेथड चेक करो। सेकेंड वाले में 1/5 शेयर था न्यू पार्टनर का, तो हमने 1 minus 1/5 किया तो 4/5 आया। 4/5 we call it as balance of 1, that will be shared among the old partner in their old proportion। 4/5 will be shared to old partner in their old proportion। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/5 को डिनोमिनेटर 40 करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 8/8, देन यू विल गेट 8/40। So overall ratio is 5:3:2 after reducing। Even if you do not reduce, still your ratio is correct, that is okay। Likewise in question number 3। चलो कंप्लीट कर लो।